हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 विज्ञान विषय की सीरीज में आज हम बात करेंगे आपके अध्याय नंबर 8 आनुवांशिकता की। तो आपके नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार अध्याय 1 से लेकर 7 तक सभी की चर्चा हमने बहुत अच्छे से कर ली है, जिसके तहत हमने अध्याय की व्याख्या बहुत अच्छे से पढ़ ली है। उसके बाद पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास के समस्त प्रश्नों को मैंने सॉल्व करा रखा है। तो उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन सभी क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं और हम बात करेंगे आनुवांशिकता की। चैप्टर काफ़ी छोटा है, पिछली बार की तुलना में इस बार चैप्टर में काफ़ी टॉपिक्स हटा दिए गए हैं। तो एक ही क्लास के अंदर आपका ये जो चैप्टर है ये पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम इसके पार्ट के भीतर दिए गए प्रश्न और उसके बाद हम अभ्यास के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ सामान्य परिचय की। यानी इस चैप्टर के अंदर हमें बार बार कुछ शब्दों से बार बार सामना करना पड़ेगा। तो पहले हम उन शब्दों के बारे में अर्थ जान लेते हैं। तो पहला आपका जो शब्द है वो है अनुवंशिकी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। देखो, जेनेटिक्स की सिंपल परिभाषा क्या है कि लक्षणों के वंशागत होने और विभिन्नताओं का अध्ययन। मतलब क्या है कि जो माता पिता हैं, क्या है, जो माता पिता है आपके जनक जीव है, वहां से उसकी संतान में, वहां से उसकी संतान में किसका? लक्षणों का वंशागत होना। यानी ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जो माता पिता से उसकी संतान के अंदर क्या हुए हैं? स्थानांतरित हुए हैं। साथ ही साथ ऐसे कौन से लक्षण हैं जो विभिन्नताओं के रूप में सामने आए हैं, जो माता पिता में नहीं थे लेकिन उसकी संतान में उत्पन्न हो गए। तो लक्षणों का माता पिता से यानी जनक जीव से संतान में क्या होना? वंशागत होना, यानी सेम टू सेम कॉपी होना। और कुछ लक्षणों में क्या होनी? विभिन्नता उत्पन्न होना। उनका अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। इसी को यदि मैं दूसरे शब्दों में समझाऊं तो आनुवंशिकी क्या है? जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक लक्षणों के संतान में पहुंचने की रीतियों एवं आनुवंशिक समानता और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं। उसे हम कहते हैं आनुवंशिक विज्ञान या आनुवंशिकी। हमने वही देखा कि ऐसे कौन से लक्षण हैं जो जनक जीव से उसकी संतान में पहुंचते हैं, किन तरीकों के माध्यम से पहुंचते हैं, उनमें क्या समानताएं हैं और किन लक्षणों में विभिन्नता हमें देखने को मिलती है। इसी चीज का जो अध्ययन है उसी को हम कहते हैं आनुवंशिकी। दूसरा आपका जो महत्वपूर्ण शब्द है वो है आनुवंशिकता या वंशागति। आनुवंशिकता या वंशागति, तो विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। यानी कि जनक जीव से उसकी संतान में कुछ लक्षण पूर्ण विश्वसनीयता के साथ, यानी जैसे लक्षण माता पिता में थे वैसे के वैसे लक्षण उसकी संतान में कॉपी होते हैं, क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं। तो उसे हम कहते हैं आनुवंशिकता या वंशागति। देखें, इसी को मैंने दूसरे शब्दों में समझाया है कि जीवों में प्रजनन के द्वारा अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की एक अद्भुत क्षमता होती है। संतानों में कुछ लक्षण माता पिता से, किससे? माता पिता से पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? आगे पहुंचते रहते हैं। संतानों के अंदर कुछ लक्षण अपने माता पिता से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं? चलते रहते हैं। ऐसे लक्षणों को हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसे लक्षणों को हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और इन्हीं आनुवांशिक या वंशागत लक्षणों का जो अध्ययन है वही कहलाता है आनुवांशिकता। वही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। जैसे देखो चित्र में, ये जो औरत है ये समझ लीजिए कैसी थी? गोरी थी। कैसी थी? गोरी थी, है ना। और इसकी जो आंख थी, आंख कैसी थी? समझ लीजिए भूरी थी। तो इसकी जो बेटी हुई वो भी बिल्कुल इसकी माँ की जैसी गोरी है और इसकी आंख भी कैसी है? भूरी है। ठीक उसी तरह बेटी की भी बेटी हुई तो वो भी अपनी माँ की तरह बिल्कुल गोरी है और इसकी आंखें भी कैसी है? भूरी है। तो यहाँ पर ये जो लक्षण हैं ये क्या हो रहे हैं? ये पहले दादी से उसकी माँ में आए, माँ से उसकी बेटी में गए। तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं? लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चल रहे हैं। तो ये जो वंशागत लक्षण हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेम टू सेम कॉपी हो रहे हैं, इन्हीं लक्षणों का जो अध्ययन है उसे हम प्यारे विद्यार्थियों आनुवांशिकता कहते हैं। जैसे समझ लीजिए आपके दादाजी आपके दादाजी हाइट में काफी लंबे थे। कैसे थे? काफी लंबे थे।
फिर आपके पिताजी भी हाइट में काफी लंबे हैं, और ठीक उसी तरह आपके पिताजी की तरह आप भी क्या है, आप भी यानी जो पुत्र है वो भी हाइट के अंदर काफी लंबा है। तो ये जो लंबापन का गुण है ये क्या है, ये आनुवांशिक है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सेम टू सेम आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे लक्षणों का जो अध्ययन है उसी को हम कहते हैं आनुवांशिकता या फिर हेरिडिटी। क्या कहते हैं, आनुवांशिकता कह लो, वंशागति कह लो, या कह लो हेरिडिटी। आगे बात करें, तीसरा शब्द है विभिन्नता। विभिन्नता, तो देखो विभिन्नता का मतलब क्या है कि एक स्पीसीज यानी प्रजाति के विभिन्न जीवों में शारीरिक अभिकल्प और डीएनए में अंतर क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। यानी प्रजाति तो एक है, समझ लीजिए कोई आपके माता पिता हैं, माता पिता के समझ लीजिए कितनी संतान है, माता पिता के समझ लीजिए 4 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, 4। अब इन चारों की विशेषता क्या है, अलग अलग है। चारों की विशेषता अलग अलग है। समझ लीजिए एक लंबा है, एक ठिगना है, एक लंबा और कैसा है, मोटा है, एक समझ लीजिए लंबा और कैसा है, बिल्कुल काला है। तो देखो माता पिता तो चारों के एक जैसे थे, समान थे, लेकिन चारों जो बच्चे हैं उनमें क्या देखने को मिल रही है, विभिन्नता देखने को मिल रही है। तो उनकी प्रजाति तो एक थी, उनकी स्पीसीज तो एक थी, लेकिन उनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उनमें हमें काफी बदलाव देखने को मिला है। देखो आपके सामने अलग अलग चित्र दिए हुए हैं। सबसे ऊपर समझ लीजिए मक्का का चित्र है। अब हमने खेत के अंदर जो मक्का थी उसके बीज तो समान बोए थे। खेत में मक्का के जो बीज हमने बोए थे वो कैसे थे, वो समान थे। हमने दुकान से एक पैकेट लाया था और उसी पैकेट को हमने खेत के अंदर क्या किया था, आपका बोया था। लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली जो मक्का थी उसमें देखो कई सारे हमें अलग अलग रंग देखने को मिले थे। तो ये क्या होगी, ये होगी विभिन्नता। क्या होगी, विभिन्नता। इसी तरह देखो दूसरा चित्र, समझ लीजिए इनके जो माता पिता थे वो कैसे थे, समान थे, लेकिन दोनों बच्चे कैसे हुए, अलग अलग। देखो एक गोरा है और आंख कैसी है, बिल्कुल भूरी या व्हाइट है। दूसरा बच्चा काला है और आंख कैसी है, काली है। तो ये दोनों बच्चे देखो, दोनों के अंदर क्या हुई, विभिन्नता उत्पन्न होगी। ठीक उसी तरह अगला चित्र देखो, इसमें भी इन बच्चों के समझ लीजिए माता पिता कैसे थे, समान थे, लेकिन ये दोनों बच्चे हैं वो अलग अलग विशेषताओं वाले उत्पन्न हुए हैं। इसी तरह अगला चित्र बिल्लियों का है। तो इनके देखो माता पिता कैसे थे, समान थे, लेकिन इनसे उत्पन्न जो 4 बिल्ली के बच्चे हैं उन वो क्या है, वो अलग अलग विशेषताओं वाले हैं। तो इसे हम कहते हैं विभिन्नता। यानी प्रजाति एक है या उनके माता पिता या जनक जीव एक ही है, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान है वो क्या है, एक दूसरे से अलग है। इसी को हम कहेंगे विभिन्नता। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक हमने क्या पढ़ा उसी को एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले जाना कि आनुवांशिकी क्या होता है। तो हमने देखा कि आनुवांशिकी अध्ययन है, किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता का और विभिन्नता का। आनुवांशिकी किसका अध्ययन है, तो आनुवांशिकी आपके अध्ययन है आनुवांशिकता का, किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता का, आनुवांशिकता प्लस आपके विभिन्नता का अध्ययन है। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे आनुवांशिकी। फिर बात हमने की किसकी, आनुवांशिकता की, कि आनुवांशिकता क्या है। तो आनुवांशिकता का हमने क्या देखा कि विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना। विभिन्न लक्षणों का माता पिता से, जनक जीव से उसकी संतति में पूर्ण विश्वसनीयता के साथ, जैसे लक्षण माता पिता में थे सेम टू सेम लक्षण का उसकी संतान में क्या होना, स्थानांतरित होना, वो क्या है, आनुवांशिकता है। जिसे इंग्लिश में हम क्या कह रहे थे, जिसे इंग्लिश में हम कह रहे थे हेरिडिटी। क्या कह रहे थे, हेरिडिटी। ठीक है। फिर हमने क्या देखा, विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब क्या है, जनक जीव और उसकी संतति, उसकी संतान के लक्षणों की असमानता, है ना। माता पिता में अलग लक्षण थे, उसकी संतान में हमें अलग लक्षण देखने को मिल रहे हैं। तो जनक जीव और उसके संतान के लक्षणों में असमानता, उनमें विभिन्नता, वही क्या है, आपकी विविधता अथवा विभिन्नता है। अब जो विभिन्नता है वो कितने स्तर पर हो सकती है, 2 स्तर पर। विभिन्नता कितने लेवल पर हमें दिखाई दे सकती है, 2 लेवल पर। पहला, आपके शारीरिक कोशिका के आधार पर विभिन्नता, यानी शरीर की संरचना के आधार पर विविधता। दूसरी, जनन कोशिकाओं में विविधता, यानी जो ये विभिन्नता है ये 2 कारणों पर क्या हो सकती है, लागू हो सकती है, या 2 तरीकों से हमें दिखाई दे सकती है। एक शारीरिक कोशिका विभिन्नता और दूसरी जनन कोशिका विभिन्नता। अब सबसे पहले बात करते हैं शारीरिक कोशिका विभिन्नता की। तो यहां पर देखो, यह शारीरिक कोशिका में आती है। जो शारीरिक कोशिका विभिन्नता है वो कहां पर आती है, शारीरिक कोशिका में आती है।
जबकि जनन कोशिका विविधता आपकी जनन कोशिकाओं में आती है। कहां पर आती है? जनन कोशिकाओं में। फिर शारीरिक कोशिका जो विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। जो शरीर की कोशिकाओं में आने वाली जो विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित नहीं होती, लेकिन जो जनन कोशिकाओं में विभिन्नता आती है वो अगली पीढ़ी में भी क्या होती है? सेम टू सेम स्थानांतरित होती है। फिर शरीर की कोशिकाओं में आने वाली जो विभिन्नता है वो जैव विकास में सहायक नहीं है, यानी इससे जीवों में विकास या अलग अलग प्रजाति के जीव हमें देखने को नहीं मिल सकते। लेकिन जो जनन कोशिकाओं में विविधता है वो जैव विकास में सहायक है, उससे हमें अलग अलग गुणों वाले जीव प्राप्त हो सकते हैं। फिर शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता को उपार्जित, इन लक्षणों को हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं, जो हमें अलग से प्राप्त हुए हैं। लेकिन जो जनन कोशिकाओं में विभिन्नता है उन्हें हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण, क्योंकि वो माता पिता से, उसके जनक जीव से उसकी संतान के अंदर क्या हुए हैं? सेम टू सेम स्थानांतरित हुए हैं। अब देखो शारीरिक कोशिका विभिन्नता के क्या उदाहरण हैं? जैसे कानों में छेद करना। जैसे आपने देखा होगा हमारे घरों में माता बहनें क्या करती है? कानों में छेद करती है। तो क्या उनसे उत्पन्न होने वाली संतान में भी कानों में छेद होते हैं? नहीं होते हैं। तो ये आपकी कौन सी विभिन्नता है? शारीरिक कोशिका विभिन्नता है। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते। इसी तरह समझ लीजिए आपने किसी कुत्ते की पूंछ काट ली, तो उस कुत्ते से उत्पन्न होने वाली जो नई संतान है क्या उसकी पूंछ कटी हुई आएगी? नहीं आएगी। ठीक है। लेकिन बात करें जनन कोशिकाओं में विभिन्नता की, जैसे मानव के बालों का रंग, समझ लीजिए किसी माता पिता के बालों का रंग कैसा था? भूरा था। तो हो सकता है कि उसके संतान के बालों का रंग भी कैसा हो? भूरा हो। फिर मानव शरीर की लंबाई, समझ लीजिए किसी संतान के माता पिता क्या थे? हाइट में काफी लंबे थे, तो उसकी संतान की भी जो हाइट होगी वो भी क्या होगी? लंबी होगी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि विभिन्नता दो स्तर पर हो सकती है, एक कोशिका के स्तर पर और दूसरी जनन कोशिका के स्तर पर। एक तो शारीरिक कोशिकाओं के स्तर पर और दूसरी जनक कोशिकाओं के स्तर पर। इसके बारे में हमने अच्छे से समझा है कि शारीरिक कोशिका जो विभिन्नता है वो शरीर की कोशिकाओं में आती है, ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती और ये विभिन्नता जैव विकास में सहायक नहीं होती है, और इन्हें हम क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षण कहते हैं। फिर हमने देखा जनन कोशिकीय विभिन्नता, ये कहां पर आती है? जनक कोशिकाओं में आती है। ये विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, ये जैव विकास में सहायक है और इन्हें हम क्या कहेंगे? आनुवांशिक लक्षण कहेंगे। चलिए आगे मैं चित्र के जरिए भी समझाता हूं। देखो ये पहला था चित्र जहां पर हमने देखा था कि ये कौन से लक्षण हैं? शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता के। किसके हैं? शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता के उदाहरण हैं। शारीरिक कोशिकीय विभिन्नता के ये आपके उदाहरण हैं। यहां पर देखो एक महिला के कानों में अलग अलग जगहों पर क्या किए हुए हैं? छेद किए हुए हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है उसके कान में भी छेद होगा। ठीक है, ये कभी भी जरूरी नहीं है। दूसरा लक्षण हमने देखा कि कुत्ते की पूंछ का काटना। कुत्ते की पूंछ का काटना, देखो इस कुत्ते की जो पूंछ है वो क्या है? कटी हुई है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि इससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होगी उसकी पूंछ क्या होगी? कटी हुई होगी। तो ये कौन से लक्षण हैं? ये केवल शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाले अंतर हैं। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते हैं और ये जैव विकास में भी सहायक नहीं होते हैं। फिर हमने देखे जनन कोशिकीय विभिन्नता। यहां पर देखो समझ लीजिए इनके माता पिता तीनों के कैसे थे? समान थे। कैसे थे? माता पिता इनके समान थे, लेकिन इनसे उत्पन्न होने वाली जो संतान है, देखो ये संतान क्या होगी? ये संतान के अंदर आपको अलग अलग विभिन्नताएं देखने को मिली है। फिर देखे यहाँ पर देखो दो अलग अलग रंग के क्या है? हाथी है ना? तो यहाँ पर भी क्या है? हमें जनन कोशिकाओं में विभिन्नता के कारण उसकी संतान में हमें क्या देखने को मिल रही है? विभिन्नता देखने को मिल रही है। फिर देखो ये अलग अलग लंबाई के क्या है? आपके सामने महिलाएं दी गई है। अब ये भी क्या है? ये भी विभिन्नताओं के उदाहरण हैं। तो जनन कोशिकाओं में जो विभिन्नता होती है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है, लेकिन शारीरिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नता है वो अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती है। उम्मीद करता हूं ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन। जनन के दौरान जो विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होती है वो कैसे होती है? तो जो जितनी भी विभिन्नताएं हमें देखने को मिलती है
वो जनन के द्वारा ही क्या होती है, परिलक्षित होती है, चाहे वो जंतु हो या चाहे क्या हो, वो मानव हो। यानी जो विभिन्नताएं हैं वो किसके जरिए स्थानांतरित होती है, जनन प्रक्रिया के जरिए। अभी हमने देखा कि जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली जो विभिन्नताएं हैं वो ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। कोशिकाओं में, शारीरिक कोशिकाओं में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताएं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होती। तो विभिन्नताओं का जो कारण है वो क्या है, जनन है। जनन के द्वारा ही विभिन्नता क्या होती है, परिलक्षित होती है, यानी कि उत्पन्न होती है। अब हमने पढ़ा है कि जनन कितने प्रकार का होता है, जीवों में जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लैंगिक जनन। ये हमने जीवों में जनन वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा था। देखो, जो अलैंगिक जनन होता है उसमें क्या होता है, उसमें जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव भाग लेता है। जनन की प्रक्रिया में केवल एक ही जीव क्या करता है, भाग लेता है। जनन की उस विधि को हम क्या कहेंगे, अलैंगिक जनन विधि कहते हैं। जैसे कि अमीबा है ना, अमीबा आपके, और हाइड्रा, ठीक है, प्लेज्मोडियम, जीवाणु, इनमें क्या होता है, अलैंगिक जनन होता है। कई सारे पुष्प। वही बात करें लैंगिक जनन, तो जनन की वह विधि जिसमें दो जीव यानी माता और पिता अलग अलग भाग लेते हैं। जनन की वह विधि जिसमें दो अलग जीव क्या करते हैं, भाग लेते हैं। जिसमें दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, एक नर और एक मादा। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे लैंगिक जनन। इसमें आपकी एक नर होता है और एक क्या होती है, मादा होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में नर और मादा दोनों एक ही जीव के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ये हमने पढ़ा था। तो देखो, अलैंगिक जनन के कारण जो उत्पन्न विभिन्नता है वो बहुत ही कम होगी। क्या होगी, बहुत ही कम होगी। क्यों, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों एक ही जीव के अंदर है, अलग अलग नहीं है। तो इनमें विभिन्नताएं बहुत कम देखने को मिलती है। फिर डीएनए प्रतिकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती है। और जो अलैंगिक जनन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है वो क्यों होती है, क्योंकि जब डीएनए की कॉपीज बनती है, हमने देखा था कि जनन के दौरान डीएनए की कितनी कॉपी बनती है, डीएनए की 2 कॉपी बनती है। तो जब डीएनए की कॉपी बनती है उस समय उसमें कुछ हो सकता है त्रुटि आ जाए, तो उस त्रुटि की वजह से हमें कोई सामान्य विभिन्नता देखने को मिलती है। लेकिन लैंगिक जनन में दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, तो इनमें विविधता है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, बहुत अधिक होती है। यानी लैंगिक जनन के कारण जीवों में विभिन्नता उत्पन्न होने की बहुत अधिक संभावना होती है। कारण क्या है कि दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं। फिर क्रॉस संकरण के द्वारा गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन द्वारा म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन के द्वारा, यानी जब डीएनए की कॉपी बनती है तो इसमें क्या होता है, दो अलग अलग जीवों के गुणसूत्र भाग लेते हैं। क्या होते हैं, दो अलग अलग जीवों के गुणसूत्र भाग लेते हैं और उनका आपस में क्या होता है, विसंयोजन होता है। अलग अलग जीवों के गुणसूत्र आपस में मिलते हैं और इस वजह से यहाँ पर विविधता उत्पन्न होने की बहुत ज्यादा प्रबल संभावना होती है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि विभिन्नता किसके कारण उत्पन्न होती है, जनन के कारण उत्पन्न होती है। चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधे हो या मानव हो, सभी के अंदर जनन के परिणाम स्वरूप ही विभिन्नताएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। फिर हमने क्या देखा कि जो जनन है, जनन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, एक अलैंगिक जनन और दूसरा आपका लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक ही जीव भाग लेता है, यानी उस एक ही जीव के अंदर नर और मादा दोनों होते हैं। उस एक जीव के अंदर नर और मादा क्या होते हैं, दोनों ही शामिल होते हैं। जैसे अमीबा, हाइड्रा, जीवाणु, कई सारे पुष्प, वो सब किसके उदाहरण हैं, अलैंगिक जनन के। लेकिन लैंगिक जनन के अंदर जनन की प्रक्रिया में दो अलग अलग जीव भाग लेते हैं, एक नर होता है और एक मादा होती है। इसी वजह से वहां पर विविधता उत्पन्न होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ये बात हमने यहाँ पर अच्छे से समझी है। आगे बढ़े हम, विभिन्नता के लाभ क्या है, फायदे क्या हैं। जो लैंगिक जनन के कारण जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती है उन विभिन्नता के फायदे क्या हैं, लाभ क्या हैं। तो देखें, पहला, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता के कारण जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यानी हमें पता है कि समय समय के आधार पर
प्रकृति में क्या होता है, परिवर्तन चलता रहता है। जैसे धीरे धीरे तापमान में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। आज से 20-40 साल पीछे अगर हम चले तो उस समय वातावरण में इतना तापमान नहीं हुआ करता था, लेकिन आज धीरे धीरे तापमान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जो जीव हैं वो जीव भी अपने आप को क्या कर रहे हैं, तापमान के प्रति क्या कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। और वो जीव जो इस बदलती हुई प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पा रहे हैं, उनका अस्तित्व धीरे धीरे क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। उनका अस्तित्व क्या हो रहा है, उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। तो यहां पर हमने यही देखा कि प्रकृति की विविधता के आधार पर जो विभिन्नता उत्पन्न हो रही है, उस विभिन्नता के कारण ही जो जीव हैं वो जीव अपने आप को क्या कर रहे हैं, प्रकृति के अनुसार अपने आप को समायोजित कर पा रहे हैं। जैसे उदाहरण की बात करूं तो उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं में अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। मतलब क्या कह रहा है कि जो जीव ज्यादा उष्मा यानी उष्ण यानी जो गर्मी को सहन कर पाएंगे, उनके इस गर्मी वाले मौसम में बने रहने की संभावना अधिक होगी। अगर मैं बात करूं, देखो जैसे आज से मैंने बात की 100 वर्ष पीछे की, तो उस समय समझ लीजिए कि पृथ्वी का औसत तापमान लगभग कितना था, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस रहता था। तो उस समय जो जीवाणु थे वो अपने आप को इस वातावरण के अंदर क्या कर रहे थे, इस वातावरण के अंदर अपने आप को समायोजित कर पा रहे थे, है ना। तो उस समय वही जीव जीवित रह पाए जो इस वातावरण के अंदर अपने आप को एडजस्ट कर पाए थे। लेकिन आज अगर मैं तापमान की बात करूं तो आज जनरल तापमान 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में औसत रहता है गर्मियों के अंदर। अब देखो जो जीवाणु इस तापमान में जीवित थे 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में, तो इसमें से जो जीवाणु अपने आप को इस तापमान पर समायोजित कर पाए, अपने शरीर को इस अनुसार ढाल पाए कि वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में जिंदा रह पाए, वो ही अपने आप को क्या कर पाए, वो ही अपने आप को जीवित रख पाए। बाकी जीवाणु क्या हो गए, नष्ट हो गए। तो ये क्या है, ये विभिन्नता का ही असर है कि जो जीव विभिन्नता के साथ उत्पन्न हुए और उन विभिन्नता वाले जीवों ने प्रकृति में हो रहे बदलाव के अनुसार अपने आप को क्या कर लिया, समायोजित कर लिया, वो जीवित रह गए और बाकी जीवित नहीं रह गए। जैसे आपने देखा होगा कि जब एक कुतिया, ठीक है, एक डॉग्स, फीमेल डॉग्स कितने बच्चों को जन्म देती है, जनरली 4 से 5 बच्चों को जन्म देती है, लेकिन उनमें से केवल और केवल 1 या 2 ही कभी कभार जीवित बचते हैं, या फिर सभी के सभी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। क्यों? कारण क्या है कि जो उत्पन्न होने वाले जो ये बच्चे हैं वो इस बाहरी वातावरण के आधार पर अपने आप को ढाल नहीं पाए या इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को समायोजित नहीं कर पाए। इसी वजह से उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ना। आगे बात करूं, दूसरा फायदा क्या है, पर्यावरणीय कारकों के द्वारा उत्तम परिवर्त का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनता है। देखो पर्यावरण के अंदर अलग अलग कारक हैं, जैसे तापमान, वायु, आर्द्रता, है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ये सभी कारक क्या करते हैं, ये सभी कारक जैव विकास का एक आधार है। यानी इन सभी कारकों के अनुसार कोई जीव यदि अपने आप को ढाल पाता है तो वही अपना अस्तित्व बनाए रखता है और जैव विकास में अपना योगदान दे पाता है। लेकिन इन पर्यावरण कारकों के अनुसार यदि कोई जीव अपने आप को ढाल नहीं पाता है या उत्तम परिवर्त का चयन नहीं कर पाता है, यानी अपने लिए जो जरूरी लक्षण है, जो जरूरी कारक है, यदि उन कारकों का चयन नहीं कर पाता है तो वो जैव विकास में अपना योगदान नहीं दे पाता और क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। उदाहरण की बात करूं, स्वतंत्र और जुड़े हुए कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्त हैं। यानी कि आपने देखा होगा कि कई मानव के कानों की जो पालियां होती है वो कैसी होती है, स्वतंत्र होती है, और कईयों के क्या होती है, जुड़ी होती है। देखो पहले चित्र में क्या है, स्वतंत्र है, कर्णपाली क्या है, स्वतंत्र। देखो ये अलग है और ये अलग है। लेकिन दूसरे चित्र के अंदर ये जो पूरी कर्णपाली है, देखो इसमें ये अलग है और ये अलग है। इसमें देखो ये पूरा भाग क्या है, आपस में समान है, यहाँ पर हमें अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये पूरा भाग देखो समान है, तो यहाँ पर जुड़ी हुई कर्णपाली है। तो ये क्या है, ये पर्यावरण के अंदर एक ही जीव के अंदर क्या है, 2 परिवर्त है, 2 अलग अलग लक्षण है। तो यह कान के निचले भाग को क्या कहते हैं, कर्णपाली कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्णपाली। यहाँ पर देखो अलग अलग है, यहाँ पर और यहाँ पर दोनों के बीच में अंतर है, लेकिन यहाँ पर ये पूरा क्या है, एक साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ लोगों के सिर के पार्श्वों में पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है, परंतु कुछ में नहीं। तो स्वतंत्र और जुड़े हुए कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले क्या हैं, 2 परिवर्त हैं। यानी एक ही मानव है लेकिन उनके अंदर क्या है, जरा सी विभिन्नता है। तो ये जो पर्यावरणीय कारक है,
ये जो पर्यावरणीय कारक है उनमें से जो उत्तम परिवर्त का चयन कर पाते हैं वही जीव क्या करते हैं, जैव विकास का आधार प्रदान करते हैं। और जो जीव पर्यावरणीय कारकों के अनुसार या पर्यावरणीय कारकों में से उत्तम परिवर्त का चयन नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं। तो विभिन्नता के दो लक्षण क्या है, विभिन्नता के दो लक्षण है कि पहला, प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता के कारण ही जीवों को अनेक प्रकार के क्या होते हैं, फायदे होते हैं। दूसरा, पर्यावरणीय कारकों के अंदर से जो उत्तम परिवर्त है उनका चयन करके वो जैव विकास का आधार प्रदान करते हैं। तो ये किसके फायदे हैं, विभिन्नता के ही फायदे हैं। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बात कर रहे हैं अब, वो है देखें मेंडल का योगदान। ग्रेगर जोहन मेंडल, ग्रेगर जोहन मेंडल जिन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जिन्हें आनुवांशिकता का जनक कहा जाता है। उनका आनुवांशिकता में क्या योगदान है उसको हम अच्छे से समझते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और परीक्षा में यहां से 100% हर बार प्रश्न पूछा जाता है। तो देखें, मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवांशिक पदार्थ को संतति यानी शिशु के अंदर स्थानांतरित करते हैं। मेंडल क्या कहते हैं कि मानव में वंशागति के जो नियम है वो इस बात पर आधारित है कि माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में, दोनों ही समान मात्रा में यानी कि 50-50% दोनों ही समान मात्रा में जो आनुवांशिक पदार्थ हैं उनको उसकी संतति, उसकी संतान में क्या करते हैं, स्थानांतरित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संतान में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक लक्षण माता और पिता के डीएनए से क्या होता है, प्रभावित हो सकता है। देखो जैसे यहां पर हमने देखा है कि ये आपके नर है और ये आपकी क्या है, मादा है। तो नर और मादा, नर के अंदर दो युग्मक होते हैं एक्स और वाई, मादा में दोनों युग्मक क्या होते हैं, एक्स और एक्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि नर और मादा इन दोनों से संतान के अंदर 50-50 यानी समान मात्रा में जो आपके गुणसूत्र हैं या जो आनुवांशिक पदार्थ है वो स्थानांतरित होते हैं। यानी उत्पन्न होने वाली जो संतान चाहे मादा हो या चाहे नर हो, दोनों के अंदर माता और पिता दोनों का योगदान समान होता है। इसका मतलब यह हुआ कि यदि संतान में कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार है, माता और पिता दोनों ही जिम्मेदार है। दोनों के डीएनए से ही वो लक्षण क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में दो विकल्प होंगे। यदि इससे क्या पता चल रहा है कि प्रत्येक लक्षण के लिए संतान में उत्पन्न होने वाला प्रत्येक लक्षण के लिए दो विकल्प होंगे। कितने विकल्प होंगे, दो विकल्प, एक माता से और एक पिता से। अब फिर संतान में कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, फिर हमारे सामने ये प्रश्न आता है कि भाई माता से और पिता से दोनों से आनुवंशिक पदार्थ आ रहा है, इसका मतलब संतान में कौन सा लक्षण दिखेगा, माता का या पिता का। तो संतान के अंदर कौन सा लक्षण परिलक्षित होगा, इसको समझाने के लिए मेंडल ने क्या किया, वंशागति के कुछ नियम दिए कि संतान के अंदर माता का गुण प्रदर्शित होगा या पिता का गुण दिखेगा। इसको समझाने के लिए मेंडल ने वंशागति के दो नियम प्रतिपादित किए या वंशागति के कुछ नियम प्रतिपादित किए। मुख्य इसके वंशागति के 3 नियम हैं, ठीक है। तो मेंडल ने इस बात को समझाने के लिए वंशागति के कुछ नियम दिए और इसी वजह से मेंडल को आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। यह बात आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे समझ में, मेंडल का पूरा नाम क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल। क्या था, ग्रेगर जोहन मेंडल, ठीक है, ग्रेगर जोहन मेंडल, ये इनका पूरा नाम था। ये केवल सामान्य जानकारी थी। आगे बात करें हम, मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों के अनेक विपर्यासीय लक्षणों का अध्ययन किया। कौन सा मटर, उद्यान मटर। ये आप हमेशा याद रखेंगे। यदि प्रश्न में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक लिखा हुआ है मटर और एक लिखा हुआ है उद्यान मटर, तो आप उद्यान मटर का चयन करेंगे, ये ध्यान रखेंगे हमेशा। तो मेंडल ने उद्यान मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी का मतलब विकल्पी अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से, जो अलग अलग रूप से बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। यानी मेंडल ने आनुवांशिकता के नियमों को प्रतिपादित करने के लिए जो अध्ययन किया था वो किस पर किया था, उद्यान मटर के अलग अलग लक्षणों पर उन्होंने अध्ययन किया था। उदाहरण की बात करूं, जैसे गोल
और झुर्रीदार बीज, लंबे और बौने पौधे, सफेद और बैंगनी फूल। ये क्या है? ये उद्यान मटर के पौधे के अलग अलग लक्षण हैं। इस पर उन्होंने मेंडल ने क्या किया था? अध्ययन किया था। उसने यानी मेंडल ने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे कि लंबे पौधे और बौने पौधे। मेंडल ने क्या किया? अलग अलग लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिया, जैसे लंबे पौधे, बौने पौधे, और इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधों के प्रतिशत की उन्होंने क्या की? गणना की। उन्होंने क्या किया? अलग अलग लक्षणों वाले पौधे लिए, उनके बीच में संकरण करवाया, और फिर उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान थी उसमें देखा कि कितने प्रतिशत पौधे बौने हैं और कितने प्रतिशत पौधे लंबे हैं। इस तरह उन्होंने क्या किया? उद्यान मटर के पौधों पर अध्ययन किया। अब उन्होंने कौन कौन से लक्षण लिए थे वो बात करते हैं। तो उन्होंने कितने लक्षणों का चयन किया था? तो 7 अलग अलग लक्षणों का उन्होंने चयन किया था। ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि मेंडल ने उद्यान मटर के कितने जोड़ी लक्षणों का चयन किया था? तो 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों का अध्ययन उन्होंने किया था, यानी 7 अलग अलग लक्षणों का उन्होंने अध्ययन किया। पहला लक्षण था बीज का आकार, जिसमें गोल बीज और झुर्रीदार बीज। फिर था बीज का रंग, पीले बीज वाले, पीले रंग वाले बीज और हरे रंग वाले बीज। फिर फूल का रंग, तो बैंगनी रंग के फूल और सफेद रंग के फूल। फिर फली का आकार, फुली हुई और चिकुड़ी हुई। फिर फली का रंग, हरा और पीला। फिर पुष्प की स्थिति, अक्षीय या आपके क्या था? अक्षीय या अंत्य, अक्षीय या अंत्य। फिर पुष्प की स्थिति, ठीक है, या पुष्प की आपका आकार कह सकते हैं, लंबा या बोना, लंबा या बोना, ठीक है। ये पेड़ की स्थिति है, पुष्प के नहीं, पेड़ की, कि पेड़ लंबा है या बोना है। तो इस तरह मेंडल ने 7 अलग अलग लक्षणों का चयन किया था। तो ये आपको 7 जोड़े के नाम याद रखने हैं: बीज का आकार, बीज का रंग, फूल का रंग, ठीक है, फली का आकार, फली का रंग, पुष्प की स्थिति और आपके पेड़ की स्थिति। इन 7 लक्षणों का मेंडल ने क्या किया था? अपने अध्ययन के लिए चयन किया था। आगे बात करूं, मेंडल के द्वारा मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया गया? यह आप सबके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि मेंडल ने आखिर मटर का पौधा ही क्यों लिया था? मेंडल ने आखिर मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया था? तो इसके कारण थे। पहला कारण था, मटर के पौधे में विपर्यासी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई पड़ते हैं। मटर के पौधे में जो अलग अलग विकल्पीय लक्षण होते हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से अलग अलग नजर आसानी से आ सकते हैं। जैसे बीज है, बीज का रंग हरा और पीला, तो ये रंग हमें आसानी से दिखाई दे पड़ेगा। फली का आकार आपका लंबा या छोटा, तो ये हमें आसानी से दिखाई पड़ जाएगा। फली का आकार गोल या झुर्रीदार, तो ये चीजें हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाती है, ठीक है। पेड़ का आकार लंबा या बोना, तो ये वो लक्षण हैं जो हमें अलग अलग रूप से स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं। तो पहला कारण तो ये था कि मटर के पौधे में जो अलग अलग विकल्पी लक्षण थे वो हमें स्थूल रूप से, स्थूल रूप का मतलब है कि स्पष्ट रूप से बिल्कुल अलग अलग नजर आ जाते हैं। दूसरा कारण था कि इनका जो जीवन काल है, मटर के पौधे का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है, लगभग 1 साल का होता है। कितना होता है? 1 साल का। तो यदि उनमें कोई भी प्रयोग करना है तो उसके लिए लंबे समय तक इंतजार नहीं करना पड़ता है, ठीक। अगला, सामान्यतः मटर के पौधे में क्या होता है? स्वपरागण। क्या होता है? स्वपरागण, यानी मटर के पौधे के अंदर नर और मादा दोनों ही एक ही जीव के अंदर मौजूद होते हैं। इस वजह से स्वपरागण की क्रिया आसानी से हो जाती है। स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों ही एक ही पादप के अंदर मौजूद होते हैं। हमने पढ़ा था परागण में स्वपरागण और परपरागण, कि जब नर और मादा, स्त्री केसर और पुंकेसर एक ही पौधे के अंदर मौजूद होते हैं तो वहां पर स्वपरागण होता है, और अलग अलग पौधों में मौजूद होते हैं तो परपरागण होता है। साथ ही साथ कृत्रिम तरीके से, साथ ही साथ मटर के पौधे में कृत्रिम तरीके से परपरागण भी करवाया जा सकता है। और इन्हीं 3 महत्वपूर्ण लक्षणों के कारण ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किसका चयन किया था? उन्होंने मटर के पौधे का चयन किया था। पहला कारण क्या था? कि मटर के पौधे के अंदर जो अलग अलग विकल्पी लक्षण हैं वो हमें स्पष्ट रूप से नजर आ जाते हैं। दूसरा था, मटर के पौधे का जीवन काल बहुत ही छोटा होता है। तीसरा था, मटर में जनरली स्वपरागण होता है, लेकिन कृत्रिम तरीके से आप
पर परागण भी करवा सकते हैं। तो इन 3 महत्वपूर्ण कारणों की वजह से ही मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर का चयन किया था। फिर अगला था, एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाता है। जो मटर है वो एक ही पीढ़ी के अंदर क्या करता है, अनेक बीज बना पाता है। ये मटर के पौधे के अंदर क्षमता होती है। अतः मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का क्या किया था, चयन किया था। आगे बात करते हैं हम। आगे है एकल संकरण या मोनोहाइब्रिड, यानी कि मेंडल ने जो एकल संकरण के बारे में बताया वो क्या था, या एकल संकरण का नियम क्या था। तो देखें, मेंडल ने दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण को एक संकरण कहा जाता है। मेंडल ने क्या किया, दो पौधे लिए। कितने पौधे लिए, दो पौधे, और एक जोड़ी लक्षण लिया। एक जोड़ी लक्षण का मतलब है कि उन्होंने पौधे की जो लंबाई थी या जो पौधे की स्थिति थी वो वाला लक्षण लिया। एक इन्होंने लंबा पौधा लिया और एक उन्होंने कौन सा पौधा लिया, बोना पौधा। यानी दो पौधे लिए लेकिन लक्षण क्या है, एक है, लंबा पौधा और बोना पौधा, यानी पौधे की स्थिति वाला उन्होंने एक लक्षण लिया है। तो दो पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षण यानी कि अलग अलग लक्षणों के मध्य इन्होंने जब संकरण करवाया तो उसे क्या कहा गया, एकल संकरण कहा जाता है। अब देखो इस एकल संकरण में क्या था, उदाहरण की बात करूं तो जैसे लंबे पौधे और बोने पौधे के मध्य संकरण। तो यहाँ पर दो पौधे हैं लेकिन लक्षण एक ही है, वो है पौधे की लंबाई वाला लक्षण। एक पौधा लंबा है और एक पौधा आपका बोना है। तो जब उन्होंने एक लंबे पौधे और एक बोने पौधे के बीच में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में जितने भी F1 पीढ़ी, F1 पीढ़ी का मतलब क्या है, पहली पीढ़ी, पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो सभी कैसे थे, सभी लंबे संगत पौधे थे। कैसे थे, सभी लंबे संगत पौधे थे। यानी कि ये जितने भी पौधे थे वो क्या थे, वो शुद्ध लंबे न होकर के क्या थे, संगत लंबे पौधे थे। ये इनमें लंबाई क्या था, प्रभावी गुण था। फिर उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने पहली पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे उन्हीं पौधों का उन्हीं के साथ वापिस क्या करवाया, स्व परागण करवाया। क्या करवाया, स्व परागण कराया। यानी पहली पीढ़ी से जो पौधे प्राप्त हुए थे, जिसमें हमें पहली पीढ़ी से कौन सा पौधा प्राप्त हुआ था, लंबा पौधा, इसी का इन्होंने किसके साथ, लंबे पौधे के साथ वापिस, जिसे इन्होंने क्या कहा, अगली बार बोना पौधा कहा है, इसी के साथ उन्होंने क्या करवाया, स्व परागण करवाया। क्या कराया, स्व परागण। तो जो दूसरी पीढ़ी थी F2 पीढ़ी, F2 पीढ़ी में जितने भी पौधे थे उन पौधों के अंदर उन्होंने क्या हुआ, उन्हें 3 पौधे तो लंबे प्राप्त हुए और एक पौधा क्या प्राप्त हुआ, एक पौधा आपका बोना प्राप्त हुआ। यहां पर देखो सबसे पहले मेंडल ने क्या करवाया, यहां पर देखो अच्छे से समझो, यहां पर मैंने दो चित्र के माध्यम से समझाया है। सबसे पहले देखो मेंडल ने क्या किया, एक आपका लंबा पौधा लिया और एक आपका क्या लिया, बोना पौधा लिया। लंबे पौधे को हम किससे बता रहे हैं, कैपिटल टी से। किसे बता रहे हैं, लंबे पौधे को हम बता रहे हैं कैपिटल टी से और बोने पौधे को बता रहे हैं स्मॉल टी से। तो जब इन दोनों पौधों के बीच में संकरण करवाया तो यहाँ पर लंबे पौधे के दो युग्मक हैं, देखो कैपिटल टी और कैपिटल टी। स्मॉल पौधे के भी दो युग्मक है, स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनके बीच में आपस में संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में जितने भी पौधे थे वो सब कौन से पौधे थे, वो सब लंबे पौधे थे। यानी पहली पीढ़ी के अंदर जो प्रभावी लक्षण था वो कौन सा था, लंबापन था। ये हमने देखा। फिर जैसा कि यहाँ पर पास में भी दिख रहा है आपको, ये लंबे पौधे हैं कैपिटल टी और बोने पौधे हैं स्मॉल टी। जब इन दोनों के बीच में पहली पीढ़ी में संकरण करवाया तो सभी पौधे कैसे थे, सभी पौधे आपके संगत लंबे थे। कैसे थे, लंबे पौधे थे। फिर उन्होंने क्या करवाया कि पहली पीढ़ी के अंदर जो लंबा पौधा था, ठीक है, और जो बोना पौधा था, इन्होंने पहली पीढ़ी के ही दो पौधे लिए और उनके बीच में क्या करवाया, उनके बीच में ही स्व परागण करवाया। क्या करवाया, स्व परागण। ठीक है, तो जो पहली पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे थे उन्हीं के बीच में जब स्व परागण करवाया गया तो यहाँ पर F2 पीढ़ी के अंदर, कौन सी पीढ़ी, F2 पीढ़ी के अंदर एक शुद्ध लंबा पौधा, आपके दो अशुद्ध लंबे पौधे और एक आपका शुद्ध बोना पौधा प्राप्त हुआ। यानी कि आपका लंबेपन का गुण और बोनेपन का गुण बिल्कुल स्पष्ट रूप से अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहे थे। वही बात यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी दिखाई हुई है कि दूसरी पीढ़ी में एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा,
इन दोनों के बीच में क्या करवाया गया है, स्वपरागण करवाया गया है। क्या कराया गया है, स्वपरागण, यानी कि उसी पौधे का उसी के साथ परागण। तो यहां पर F2 पीढ़ी के अंदर क्या हुआ कि हमें एक पौधा तो शुद्ध लंबा प्राप्त हुआ, ठीक है, एक पौधा तो शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ, फिर एक आपका बोना पौधा, एक लंबा पौधा और एक शुद्ध बोना पौधा। इसका मतलब क्या हुआ कि तीन पौधे तो कैसे थे, लंबे थे, ये बोना ना होके यहाँ पे क्या होगा, लंबा होगा। तीन पौधे तो कैसे थे, लंबे थे, और एक कैसा पौधा था, बोना पौधा था। तो ये था आपका एकल संकरण। अब यहां से देखो, इसका अवलोकन करने पर हमें क्या पता चला कि पहली पीढ़ी के अंदर जितने भी पौधे थे F1 पीढ़ी में, वो सब कैसे थे, वो सब लंबे पौधे थे। कैसे थे, सभी पौधे लंबे थे। लेकिन बात करूं मैं दूसरी पीढ़ी की, F2 पीढ़ी की, तो F2 पीढ़ी के अंदर 3/4 यानी 75% पौधे कैसे थे, लंबे थे, और 25% पौधे कैसे थे, बौने थे। यानी 4 में से 3 पौधे लंबे थे और एक पौधा कैसा था, बौना था। तो यदि मैं बात करूं फिनोटाइप की, फिनोटाइप का मतलब होता है लक्षण प्रारूप, जो हमें सामने से आंखों से दिख रहा है। लक्षण प्रारूप F2 पीढ़ी में क्या था, 3:1। कितना था, 3:1, यानी 3 लंबे पौधे थे और एक आपका कैसा पौधा था, एक आपका बौना पौधा था। लेकिन बात करो जीनोटाइप की, यानी जिन प्रारूप, क्या, जिन प्रारूप, तो जिन प्रारूप में क्या था, एक आपका शुद्ध लंबा है, एक आपका शुद्ध लंबा है, दो आपके अशुद्ध लंबे हैं, और एक आपका क्या है, शुद्ध बोना है। एक आपका शुद्ध लंबा है, दो आपके अशुद्ध लंबे हैं, और एक आपका क्या है, शुद्ध बोना है। ये था इनका जिन प्रारूप। तो यहां पर हमें देखो, शुद्ध लंबे कितना है, एक है, अशुद्ध लंबे कितने हैं, 2 हैं, और शुद्ध बोने कितने हैं, तो 1 है। यानी 1:2:1 अनुपात में क्या होते हैं, दूसरी पीढ़ी के अंदर पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये था आपका एकल संकरण का अवलोकन। अब यहां से निष्कर्ष क्या निकला, वो समझो। तो यहां से निष्कर्ष ये निकला कि कैपिटल टी और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ये दोनों कैसे पौधे हैं, लंबे पौधे हैं। लेकिन स्मॉल डबल टी ये कौन सा पौधा है, बौना पौधा है। ठीक है, यानी देखो ये कैपिटल टी वाले हैं, ये कौन से पौधे हैं, लंबे, और जो स्मॉल टी वाले हैं वो है बौना पौधा। फिर कैपिटल टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए क्या है, पर्याप्त है। यानी लंबेपन का केवल एक गुण या एक गुणसूत्र लंबेपन को प्रभावी बनाने के लिए काफी है। जबकि बौनेपन के लिए स्मॉल टी की दोनों प्रतियां क्या होनी चाहिए, टी होनी चाहिए। यानी लंबेपन के गुण को प्रभावित करने के लिए कैपिटल टी की केवल और केवल एक कॉपी ही काफी है, एक प्रति ही काफी है। लेकिन बौनेपन को प्रभावी बनाने के लिए स्मॉल टी की दोनों कॉपियां होना जरूरी है। वही हमने देखा है कि पहली पीढ़ी के अंदर देखो, पहली पीढ़ी के अंदर सभी पौधे कैसे थे, संकर लंबे थे। लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर 3 पौधे आपके लंबे हैं और एक आपका पौधा कैसा था, बोना था। ये यहां से निष्कर्ष निकला। यहां पर हमें क्या दिखा कि कैपिटल टी वाले जो लक्षण हैं वो कौन से लक्षण है, प्रभावी लक्षण है, और जो स्मॉल टी वाले लक्षण हैं वो कौन से लक्षण हैं, वो आपके अप्रभावी लक्षण हैं। ये बात हमें पता चली एकल संकरण से। यानी जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में F1 पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पा रहा था वो आपका प्रभावी लक्षण था, और जो लक्षण F1 पीढ़ी में तो नहीं दिखा लेकिन F2 पीढ़ी में दिखा वो कौन सा लक्षण था, वो आपका अप्रभावी लक्षण था। ठीक, ये था आपका पूरा एकल संकरण। आगे बढ़ते हैं, द्विसंकरण। कौन सा संकरण, द्विसंकरण। तो मटर के जब दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पीय लक्षणों के मध्य संकरण करवाया गया तो वो कौन सा संकरण था, द्विसंकरण। यानी दो मटर के पौधे तो हमारे पास है ही है, लेकिन अब की बार हमने क्या किया, दो दो लक्षण को लिया है। एकल संकरण में हमने केवल एक जोड़ी लक्षण को लिया था, यहाँ पर हम दो जोड़ी लक्षण को एक साथ लेकर चल रहे हैं। जैसे यहां पर देखो, पीले और गोलाकार, इधर हरे और झुर्रीदार, तो दो दो लक्षण के कितने जोड़े हैं, दो जोड़े हैं। कितने हैं, दो जोड़ी यहाँ पर विकल्पी लक्षण हैं। तो यह इस प्रकार के संकरण को हम क्या कहेंगे, द्विसंकरण। कि जब मटर के दो पौधों के दो जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विसंकरण। यहाँ पर देखो ये कैसे हैं, समयुग्मजी, यानी सभी के युग्म समान है।
देखो वाई वाई आर आर, और ये भी कैसे हैं समयुग्मजी, स्मॉल वाई वाई स्मॉल आर आर। ये कौन सी पीढ़ी है, पी पीढ़ी, यानी कि F1 पीढ़ी, या कह सकते हैं प्रारंभिक पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी, प्रारंभिक पीढ़ी। जब इनके बीच में संकरण करवाया गया तो F1 पीढ़ी में कौन से बीज प्राप्त हुए, पीले और गोलाकार, जो कैसे हैं विषम युग्मजी, यानी कि अलग अलग गुणों वाले हैं। पहली पीढ़ी में कौन से बीज प्राप्त हुए, पीले और गोलाकार। कौन से बीज, पीले और गोलाकार बीज प्राप्त हुए। यानी पीले और गोलाकार गुण, ये कौन सा गुण है, तो ये आपका प्रभावी गुण है, क्योंकि ये पहली पीढ़ी में अपने आप को अभिव्यक्त कर पा रहा है। लेकिन आपके हरे और झुर्रीदार, ये गुण अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है, इस वजह से कौन सा है, अप्रभावी गुण है। फिर हमने क्या किया, इन्हीं के बीच में F1 पीढ़ी से जो प्राप्त आपके पादप थे या जो बीज थे, उनके बीच में क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। तो हमें ये एक पूरी सारणी प्राप्त हुई। इसमें देखो गोल और पीले बीज कितने प्राप्त हुए, 9 प्राप्त हुए। गोल और हरे बीज कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। गोल और हरे बीज कितने प्राप्त हुए, 3 प्राप्त हुए। झुर्रीदार और पीले बीज कितने प्राप्त हुए, 3। और झुर्रीदार और हरे बीज कितने प्राप्त हुए, तो 1 प्राप्त हुआ। आप संकरण आसानी से करवा सकते हैं। देखो हमने यहाँ पर देखो ये 4 युग्मक लिखे हैं और 4 युग्मक हमने इधर लिखे हैं। फिर हमने क्या करवाया है, क्रॉस में इनका संकरण करवाया है। देखिए जैसे इस वाई आर का पहले इस वाई के आर के साथ, फिर इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ। इसी तरह सबका हमने क्या किया है, सबके साथ संकरण करवाया है। तो ये क्या हो जाएगा, स्वपरागण, क्योंकि पहली पीढ़ी से जो प्राप्त आपके बीज थे उन्हीं का हमने उन्हीं के साथ वापस क्या करवाया है, हमने परागण करवाया है। तो यहाँ पर हमें ये स्थिति प्राप्त हुई। गोल और पीले बीज 9, गोल और हरे बीज 3, झुर्रीदार और पीले बीज 3, झुर्रीदार और हरे बीज 1। इस प्रकार से 2 अलग अलग पीढ़ी यानी बीजों की आकृति और रंग की क्या होती है, स्वतंत्र वंशानुगति होती है। यानी दोनों लक्षण अपने आप को अगली पीढ़ी में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त कर पाते हैं। दोनों बीज अगली पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में तो दोनों बीज अलग अलग अभिव्यक्त नहीं कर पाते, लेकिन दूसरी पीढ़ी में ये दोनों गुण अपने आप की स्वतंत्र क्या करते हैं, वंशानुगति करते हैं। यानी अपने आप को स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर पाते हैं। जैसे पीले और गोलाकार भी अलग प्रदर्शित हो रहे हैं, देखो पीले और गोलाकार, और कुछ हरे और झुर्रीदार भी अपने आप को स्वतंत्र रूप से क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त कर पा रहे हैं। देखो इसी बात को यहाँ पर फिर से मैंने समझाया है। देखो जैसे हमने कौन से बीज लिए थे, गोल और हरे बीज और झुर्रीदार और पीले बीज। गोल और हरे बीज, झुर्रीदार और पीले बीज, इनके बीच में संकरण करवाया। तो F1 पीढ़ी में, पहली पीढ़ी में कौन से बीज प्राप्त हुए, गोल और पीले बीज। ये कौन सा गुण था, प्रभावी गुण। कौन सा गुण था, प्रभावी गुण। फिर हमने क्या किया, वापिस पहली पीढ़ी से जो प्राप्त पौधे थे या जो बीज थे उनके बीच में हमने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। पहली पीढ़ी से देखो ये प्राप्त हुआ था आर आर वाई वाई, इनके बीच में वापस हमने क्या करवाया, स्वपरागण करवाया। ठीक है, तो जब हमने स्वपरागण करवाया तो देखो यहां पर, तो यहां पर हमें ये प्राप्त हुए बीज 315 गोल और पीले बीज। ठीक है, ये कौन से, कितने, 9। ठीक, फिर गोल और हरे बीज ये कितने, 3, 108 गोल और हरे बीज, ये कितने मिले, 3। फिर 101 झुर्रीदार, लेकिन पीले बीज कितने मिले, 3। फिर 32 आपके झुर्रीदार, लेकिन झुर्रीदार और हरे बीज कितने मिले, 1 मिला। तो कुल मिला के 556 बीज प्राप्त हुए। और आपके पीले और हरे ये कितने बीज मिले आपको, 16 बीज मिले। कितने बीज मिले, 16 बीज आपको मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा, एकल संकरण और द्विसंकरण को हमने पढ़ लिया। एकल संकरण से हमें क्या प्राप्त हुआ, एकल संकरण से हमें यह जाना कि जो लक्षण अपने आप को पहली पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पा रहे थे वो प्रभावी लक्षण है, और जो लक्षण अपने आप को दूसरी पीढ़ी में अभिव्यक्त कर पा रहे थे वो अप्रभावी लक्षण था। द्विसंकरण नियम से हमें क्या ज्ञात हुआ कि पहली पीढ़ी के अंदर तो प्रभावी लक्षण प्राप्त हुए, लेकिन दूसरी पीढ़ी के अंदर अलग अलग लक्षणों की क्या होती है, स्वतंत्र वंशानुगति होती है।
यानी अलग अलग लक्षण अपने आप को अलग अलग तरीके से स्वतंत्र रूप से प्रदर्शित कर पाते हैं। अब आगे हैं कि जो लक्षण हैं वो अपने आप को किस प्रकार व्यक्त करते हैं। संकरण की क्रिया के दौरान जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं वो किस प्रकार अपने आप को अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो देखें, कोशिका का डीएनए, कोशिका के डीएनए में क्या होती है, तो डीएनए के अंदर आपका जो जीन होता है, कोशिका का डीएनए में क्या होता है, जीन, और जीन में क्या होता है, डीएनए की रचनात्मक जो कि क्रियात्मक इकाई है। जीन क्या है, डीएनए की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। डीएनए की संपूर्ण जानकारी किसमें संचालित होती है, जीन में। अब जीन क्या है, जीन सूचना स्रोत है किसके लिए, प्रोटीन संश्लेषण के लिए। जीन क्या काम करेगा, जीन प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना प्रदान करवाने का काम करेगा। तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए कौन जिम्मेदार है, आपका जीन जिम्मेदार है। अब जो प्रोटीन है वही प्रोटीन विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को क्या करती है, कंट्रोल करती है। जो प्रोटीन है वही अलग अलग लक्षणों की अभिव्यक्ति को क्या करती है, कंट्रोल करती है। और प्रोटीन कौन से दो, एक एंजाइम और दूसरा हार्मोन। एंजाइम्स और हार्मोन्स के रूप में ये जो प्रोटीन है यही क्या करते हैं, अलग अलग लक्षणों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। देखो, जीन टी कौन सा लक्षण था आपका, प्रभावी लक्षण। ये क्या करेगा, एंजाइम का दक्षता से कार्य करना। एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम दक्षता से कार्य करेगा और उसकी वजह से पर्याप्त मात्रा में क्या करेगा, हार्मोन्स बनेगा। और पर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनने की वजह से ही सभी पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे। ठीक है, फिर जीन स्मॉल टी आपका कौन सा लक्षण था, अप्रभावी। तो यहां पर एंजाइम कम दक्षता से क्या करेगा, कार्य करेगा। और जब एंजाइम कम दक्षता से कार्य करेगा तो अपर्याप्त मात्रा में क्या बनेगा, हार्मोन्स बनेगा। और यदि हार्मोन्स अपर्याप्त मात्रा में बनेगा, इसका मतलब वो अपने आप को या अपने लक्षण को अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो वो कौन सा लक्षण होगा, वो आपका बौना पौधा होगा। वो कौन सा पौधा होगा, बौना पौधा होगा। तो यहां से हमने क्या देखा कि जो प्रोटीन होते हैं वो ही विभिन्न लक्षणों की अभिव्यक्ति को कंट्रोल करते हैं। और इसके लिए दो प्रमुख आपके एंजाइम्स और हार्मोन्स ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, एंजाइम्स यदि दक्षता से कार्य करेंगे, तो एंजाइम यदि दक्षता से कार्य करेंगे तो अधिक मात्रा में क्या बनेगा, हार्मोन्स बनेगा। और जितना हार्मोन्स अधिक मात्रा में बनेगा वही लक्षण अपने आप को प्रभावी रूप से व्यक्त कर पाएगा। और यदि एंजाइम्स कम दक्षता से किसी लक्षण के लिए कार्य करेगा तो सीधी सी बात है, अपर्याप्त मात्रा में हार्मोन्स बनेंगे। और यदि हार्मोन्स कम मात्रा में बनेगा तो वो लक्षण अपने आप को पर्याप्त रूप में अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह कौन सा लक्षण प्रभावी होगा, कौन सा लक्षण अप्रभावी होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा प्रोटीन्स। कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा प्रोटीन्स। ये हमने अच्छे से यहाँ पर समझा है। आगे बात करते हैं लिंग निर्धारण कि नर और मादा ये लिंग निर्धारण कैसे होता है। नर और मादा संतान के अंदर कि वो नर होगी या मादा होगी, यानी लड़का होगा या लड़की होगी, इस बात का निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए आपके दो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण हैं। कौन से दो महत्वपूर्ण उत्तरदायी कारण हैं। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जैसे कि घोंघा। कुछ जीवों के अंदर जो लिंग निर्धारण है वो अंडा किस तापमान पर परिपक्व हो रहा है उसके ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, कि जो अंडा है वो किस ताप पर परिपक्व होके उससे क्या बन रहा है, शिशु बन रहा है। वो ताप डिसाइड करता है कि उस अंडे के अंदर निर्मित होने वाला या विकसित होने वाला जो शिशु है वो नर होगा या मादा होगा, जैसे कि घोंघा के अंदर। लेकिन कुछ प्राणियों जैसे मानव के अंदर लिंग का निर्धारण कौन करते हैं, लिंग सूत्र करते हैं या लिंग गुणसूत्र करते हैं। यदि लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स है तो उत्पन्न होने वाली संतान मादा होगी, और यदि लिंग गुणसूत्र एक्स वाई है तो उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी होगी, नर होगी, यानी कि बालक होगा। तो यहां पर हमने क्या देखा कि लिंग निर्धारण के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर निर्भर करता है, जबकि कुछ जीवों के अंदर गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। अब हमें पढ़ना है वो है मानव में लिंग निर्धारण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, परीक्षा में 100% पूछा जाएगा कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देखें, मनुष्य के अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। कितने, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी आपके नर में और 23 जोड़ी मादा में। अब इनमें से जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं
22 जोड़ी नर में भी और 22 जोड़ी मादा में भी। ये कैसे होते हैं? ये समान होते हैं। कैसे होते हैं? ये दोनों के अंदर समान होते हैं। 22 जोड़ी नर और 22 जोड़ी मादा, दोनों के अंदर ये गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन महिलाओं के पास जो 23वां जोड़ा होता है, ठीक है, वो क्या होता है? 23वां जोड़ा होता है महिलाओं के पास XX। क्या होता है? XX। जबकि पुरुष के अंदर जो 23वां जोड़ा होता है वो होता है XY। क्या होता है? XY। वही बात लिखी है कि महिलाओं के पास दो X गुणसूत्र होते हैं 23वें जोड़े के रूप में, और पुरुषों के अंदर 23वें जोड़े के अंदर X और Y गुणसूत्र होता है। यानी महिलाओं के पास XX और पुरुषों में क्या होता है? XY होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि युग्मकों में आधे गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? आधे। युग्मकों के अंदर आधे गुणसूत्र होते हैं। तो पुरुष युग्मकों में 22 ऑटोसम यानी कि 22 गुणसूत्र, पुरुष और मादा के अंदर, दोनों के अंदर 22 गुणसूत्र कैसे होते हैं? समान होते हैं। लेकिन पुरुषों के अंदर 23वां क्या होता है? X और Y होता है। यानी कि पुरुषों के अंदर 23वें जोड़े के रूप में 22 प्लस X और क्या होता है? 22 प्लस Y होता है। ठीक है, यहां पर पुरुषों में क्या होगा? 23वें जोड़े के रूप में 22 प्लस X और 22 प्लस Y। वही महिलाओं के अंदर 23वें जोड़े के अंदर 22 प्लस X और 22 प्लस X होगा। आ गया समझ में? अब देखो, अब यहां से क्या पता चला कि महिलाओं के पास XX क्या है? लिंग गुणसूत्र। इसका मतलब उनका केवल एक ही युग्मक हो सकता है, और वो क्या होगा? X लिंग गुणसूत्र, क्योंकि दोनों समान ही हैं। दोनों समान है, तो दोनों जब समान है तो महिलाओं के पास केवल एक लिंग गुणसूत्र होता है, और वो क्या होता है? X होता है। क्या होता है? X। लेकिन नर के अंदर कितने होते हैं? दो होते हैं। नर के अंदर दो युग्मक होते हैं, X और Y। लेकिन महिलाओं के अंदर दोनों समान है, तो एक ही होता है, और वो होता है आपका X। क्या होता है? X गुणसूत्र होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मां होती है वो केवल और केवल कौन सा गुणसूत्र देती है? वो केवल और केवल X गुणसूत्र देती है। कौन सा? X। बच्चे का लिंग किसके गुणसूत्र पर निर्धारित होता है? नर के गुणसूत्र पर, कि नर से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है? X आ रहा है कि Y आ रहा है? नर के साथ, कि नर के शरीर से कौन सा गुणसूत्र आ रहा है? कि नर के शरीर से X आ रहा है या Y आ रहा है? यदि नर से X आ रहा है तो मादा से तो X ही आएगा। यदि नर के शरीर से X आ रहा है तो देखो दोनों क्या होंगे? XX। इसका मतलब उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी होगी? मादा होगी, लड़की होगी। लेकिन यदि पुरुष के शरीर से Y आ रहा है और मादा के शरीर से तो X ही आएगा, तो क्या बनेगा? XY युग्मनज बनेगा। और XY का मतलब है कि उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? नर होगी। आगे समझ में? इसी बात को देखो, यहां पर मैंने आगे समझाया है, इसी चित्र को मैंने यहां पर भी समझाया है कि आधे बच्चे लड़की और आधे क्या हो सकते हैं? लड़के हो सकते हैं। सभी बच्चे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपनी माता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त करते हैं? X गुणसूत्र। अतः बच्चों का जो लिंग निर्धारण है वो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें अपने पिता से कौन सा गुणसूत्र प्राप्त हुआ है। ठीक है, उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगी या लड़की होगी, ये किस कहां से डिसाइड होगा? पिता से डिसाइड होगा कि पिता से कौन सा गुणसूत्र उसको प्राप्त हो रहा है। जिस बच्चे को पिता से X गुणसूत्र मिलेगा वो कौन सा होगा? वो होगी लड़की। वो संतान कौन सी होगी? वो संतान होगी लड़की। और जिसको पिता से Y गुणसूत्र मिलेगा वो कौन सी संतान होगी? वो होगा आपका लड़का। वो कौन सा होगा? लड़का। इसी बात को यहां पर मैंने फिर से बताया है कि नर के अंदर 23वां जोड़ा क्या होगा? XY। एक युग्मक होगा X, दूसरा युग्मक होगा Y। जबकि मादा के अंदर दोनों युग्मक कैसे होंगे? समान, X और X होंगे। यदि नर से X और मादा से भी X आ रहा है तो क्या होगा? XX। और यदि नर से X और मादा से X तब भी क्या होगा? XX। यानी उत्पन्न होने वाली संतान क्या होगी? मादा होगी, लड़की होगी। लेकिन यदि नर से Y और मादा से X तो कौन सा गुणसूत्र बनेगा? XY। और XY यदि बन रहा है तो फिर उत्पन्न होने वाली संतान कौन सी होगी? नर होगी, यानी कि लड़का होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी उत्पन्न होने वाली संतान लड़की है या लड़का है, इसके लिए जो आपकी मादा है, जो महिला है, वो कभी भी जिम्मेदार नहीं है। अगर कोई व्यक्ति महिला को दोष दे रहा है कि उसकी गलती है तो बिल्कुल गलत है, उसमें महिला का कुछ भी कसूर नहीं है। यदि संतान बार बार लड़की हो रही है या बार बार लड़का हो रहा है तो उसके लिए पूरी तरह कौन जिम्मेदार है? नर जिम्मेदार है, आदमी जिम्मेदार है। महिला से हमेशा कौन सा गुणसूत्र आता है? X।
लेकिन नर से कौन सा आएगा, एक्स और वाई। तो यदि नर से एक्स आ रहा है तो बार बार संतान क्या होगी, बार बार संतान लड़की होगी। और यदि नर से बार बार वाई गुणसूत्र मिल रहा है तो संतान कौन सी होगी, लड़का होगी। लेकिन हमारे समाज में हमेशा दोष किसको दिया जाता है, महिला को दिया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर अगली बार कोई आपके आसपास ऐसी बात सुनाई दे कि ये तो महिला की गलती है, ये ऐसी है, वो ऐसी है, तो आप कहेंगे कि इसमें महिला की गलती बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसके लिए पूरी तरह आदमी जिम्मेदार है कि उत्पन्न होने वाली संतान लड़की होगी कि लड़का होगी, ये किसकी गलती है, नर की गलती है, आदमी की गलती है, न कि औरत की। तो इस तरह हमने संपूर्ण अध्याय को बहुत अच्छे से समझा है। उम्मीद करता हूं पूरा अध्याय आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सभी प्रकार के नोट्स आपको टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले ताकि आपको सभी प्रकार के क्लास और नोट्स आसानी से मिल सके। मिलते हैं अगली क्लास में, जहां पर आप चैप्टर के सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।